विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति क्या होता है? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा हम शॉर्टकट लिख रहे हैं यहाँ, तीव्रता यहाँ पे है प्लस आवेश, यहाँ पे है माइनस आवेश, और ऐसे आवेश के बीच की दूरी क्या लेते हैं 12। ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। अब इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे हमको क्या निकालना होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। आप चाहें तो इधर अक्ष पे ले सकते हैं, इधर अक्ष पे ले सकते हैं, किसी एक बिंदु पे अक्ष पे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ से अक्ष खींचते हैं और इस अक्ष पे एक बिंदु लेते हैं, और एक बिंदु जो है वो कितना मान लेते हैं हम? ये बिंदु जो लेते हैं इसको हम मान लेते हैं P। इस P बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? देखिए, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना कैसे है, पहले ये समझिए बना कैसे है। बना है तो आवेशों से मिलकर, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो हमको इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालनी है, P बिंदु पे। ये अक्षीय स्थिति होता है, और इसके अक्ष के लंबवत एकदम बीच में यहाँ पे कोई बिंदु लेंगे, ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हमको P पे निकालना है। हम मान लेते हैं ये O बिंदु है, ये सेंटर पॉइंट जो है विद्युत द्विध्रुव का सेंटर पॉइंट ये O है। यहाँ से इसकी दूरी यहाँ तक R है, सेंटर पॉइंट से P बिंदु की दूरी R है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब इसमें कैसे हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे? विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे इस P बिंदु पे? देखिए, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, और आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो हमें इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इन दोनों आवेशों के कारण। हमको ये ध्यान में ही नहीं रखना है ना कि विद्युत द्विध्रुव है, हमको ध्यान में नहीं रखना है विद्युत द्विध्रुव है, हमको ध्यान में रखना है, हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। और विद्युत क्षेत्र किसके कारण निकालना है? दो आवेश रखे हुए हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q। बस इतना ध्यान में रखना है कि आवेश होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, उस आवेश के कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। बस दो आवेश रखे हैं, एक माइनस एक प्लस, बस इतना ही हमको यही निकालना है। चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। अब हम दो आवेश मान लिए, तो मान लीजिए दो बल्ब आपके कमरे में लगा हुआ है, एक जलाएंगे तनी मनी कम अजोर होगा, दूसरा का जलाएंगे तनी ढेर अजोर होगा। मतलब कि दोनों का मिला करके और उजाला बढ़ जा रहा है, मतलब ज्योति तीव्रता बढ़ जा रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, क्षमता बढ़ जा रही है। वैसे यहाँ पे P बिंदु पे इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, दोनों के कारण होगा। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम विद्युत क्षेत्र को जोड़ देंगे, बस विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, प्लस Q के कारण हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E1 हम मान लेते हैं, E1। समझ में आ रहा है? अब कहेंगे काहे इधर माने, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की तरफ होती है, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को उधर माने, आवेश से दूर की तरफ। माइनस Q, माइनस चार्ज के कारण आवेश, माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ होती है, इसलिए हम इसके कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मान रहे हैं E2, और ये इस तरफ होगा, आवेश की तरफ होगा। अब E1 E2 निकालेंगे और जोड़ देंगे, बस हमारा P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। और यही अक्ष पे बिंदु है, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे ये बिंदु है, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही कहलाती है। चलिए क्या करते हैं, हम निकालते हैं। पहले हम E1 को निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r²। और इसमें K क्या है, तो माध्यम का परावैद्युतांक है, Q क्या है, आवेश है, और ये R² क्या है, तो आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये थोड़ा सा अक्ष इसका तिरछा मिर्छा हो गया, इसको हम सीधा कर देते हैं। हो गया, अक्ष बन गया सीधा। तो उस बिंदु की दूरी होती है R, आवेश से उस बिंदु की दूरी होती है जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है P बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, कहाँ से कि इस आवेश के कारण भी निकालना है, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी
जिस बिंदु पे हमको निकालना है उसकी दूरी पता होनी चाहिए आवेश से। इसके कारण भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, तो पहले इसके कारण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए, इसके कारण जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए। चलिए ये फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला यही लगेगा। हम E1 निकालते हैं, E1 क्या होगा, E1 जो होगा ना, E1 ये क्या होगा, ये अगर इसको हम प्लस मानते हैं, इसको प्लस मानते हैं तो इसको हमको माइनस मानना पड़ेगा। काहे माइनस मानना पड़ेगा, कैसे कि दिशा उल्टा है, दिशा उल्टा है, दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा उल्टी है। अब देखिए कैसे उल्टी है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो कांस्टेंट होता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर माध्यम में है तो के रहेगा और वायु और निर्वात में है तो के नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आवेश भी फिक्स है, आवेश भी फिक्स है। दूरी क्यू से जो देखिए हम इसमें विद्युत क्षेत्र निकालते समय बस क्यू लिया जाता है, आप चाहें तो यहाँ पे माइनस क्यू लेंगे तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन सॉल्व में यहाँ तो आसानी हो जाएगा, लेकिन ये नियम नहीं है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश का चिन्ह रखा जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। ठीक, चलिए ये विद्युत विभव में किया जाता है। विद्युत विभव निकालने के लिए आवेश को चिन्ह के साथ रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए नहीं। कहाँ से कि ये तो कूलाम के नियम से भी उत्पन्न हुआ है, और कूलाम के नियम में हम आवेशों को चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं, ये जानते हैं आपको हम बताए हैं। अब ये कूलाम के नियम से ही तो ये नियम निकाले थे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब यहाँ पे ये E1 हम निकाल रहे हैं, तो Q से हम क्या निकालेंगे, P तक की दूरी। कहाँ से कि R², कहाँ से, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी का वर्ग होता है। तो आवेश Q है, E1 निकाल रहे हैं तो Q प्लस Q के कारण यहाँ तक मतलब E1 इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लस Q के कारण P बिंदु पर E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसके लिए हम ये दूरी निकालेंगे। ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और ये पॉइंट कहाँ एकदम इन दोनों के बीच में है, तो हम आधा आधा दूरी मान लेते हैं। ये है L, ये है L, L L मिल करके पूरा दूरी 2L। अरे यार देखो ना, 2L/2, 2 भाग में इस दूरी को बांटना है, कितना बचेगा, L बचेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो L ये भी रह जाएगा, ये L भी रह जाएगा। चलिए अब हमको दूरी चाहिए, तो प्लस Q से P तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी है L और ये दूरी है R, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, L + R। बाबू हो, क्या बोले, बाबू हो, देखो देखा है इतना दूरी L, है इतना दूरी R, तो है पूरा दूरी कितना हो जाए, R + L या L + R, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है L + R है कि R + L है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमको दूरी मिल गई, कहाँ से, आवेश से P बिंदु तक की दूरी मिल गई। अब यहाँ पे रख देते हैं L + R। अब यहाँ से इसका स्क्वायर, दूरी का वर्ग होता है। ये हमारा E1 निकल गया, E1 विद्युत क्षेत्र निकल गया पहला, किसके कारण, प्लस Q के कारण P पे विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, E2, और E2 कैसे निकालेंगे, देखिए E2 को भी सेम वैसे ही निकालेंगे, इसी फार्मूले से निकालेंगे। E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पे भी आवेश कितना है, -Q, मान हमको बस रखना होता है, माइनस छोड़िए ना, बस Q है, Q, और बटा में R² यानी दूरी का वर्ग। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से Q से P तक की दूरी कितनी है, इतना दूरी R और इतनी दूरी L है ना। तो अगर R में से अगर इस L को हम छिपा लें, हटा लें, तो यही तो बचेगा Q से P तक की दूरी। तो अब देखिए R में से L को निकाल लेंगे, R में से L को निकाल लेंगे तो है ये दूरिया बचेगा Q से P तक की दूरी, तो R - L ये दूरी हो जाएगी, R - L। ये दूरी कितनी हो जाएगी, P से Q तक की दूरी R - L। समझ में आया कि नहीं, पूरा दूरी R में से L हटा लेंगे तो Q से P तक की दूरी हो जाएगी। तो P तक की दूरी निकालने के लिए हम R में से L को निकाल लेंगे, बस यही करना है। तो R - L और इसका होल स्क्वायर दूरी का वर्ग होता है। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत होने का मतलब, अब मान लीजिए हमको कोई 10 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है और एक और आदमी है जो 15 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है, तो हम किधर जाएंगे, जिधर बल अधिका लगेगा। लेकिन कितने न्यूटन से जाएंगे, 5 न्यूटन से इधर जाएंगे। 5 न्यूटन का फोर्स हमारे ऊपर, नेट 5 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। कैसे कि इधर 10 न्यूटन वाला इधर के 15 न्यूटन में से 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, बचेगा 5।
तो मतलब घटाए हैं। क्या किए हैं? घटाए। 15 में से 10 को घटा दिए। हम पे बल कितना, पूरा नेट बल कितना काम किया? 5। ऐसे यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल है। बल ही तो है। कौन चीज है? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब भाई एकांक आवेश पर, इस बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही तो है। तो एगो बल है नहीं लग रहा है E1, एगो बल है नहीं लग रहा है E2। बड़े में से छोटे को घटा देंगे। हमको नहीं मालूम है बड़ा छोटा कौन है, हम घटा देते हैं, ऐसे ही घटा देते हैं। यही ना होगा, माइनस में आएगा, हम घटा देते हैं। देखिए ऐसे हम चाहें तो पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। इसमें आवेश जो है दोनों आवेश जो हैं कैसे हैं? बराबर हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसमें ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किस पे डिपेंड करेगी? दूरी पे ही। और जितना दूरी अधिक होता है उतना बल कम लगता है। दूरी अधिक बल कम। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बताए थे ना कि दूरिया बढ़ेगा तो बल घट जाएगा। ऐसे E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ पे भी है E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, बस एक कूलाम आवेश पे ही लग रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही हो रहा है। अब क्या हुआ? जैसे जैसे दूरी बढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण कम होगी। मतलब E1 जो है, E1 कम है किससे? E2 से। काहे E2 से कम है? काहे कम है? काहे से कि माइनस Q और P की दूरी कम है। इतनी दूरी है और यहाँ पे इतना बड़ा दूरी है। समझ में आया? तो दूरी जिसका ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उसका कम, दूरी जिसका कम विद्युत क्षेत्र उसका ज़्यादा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका ज़्यादा। बस यहीं से। अब E2 में से E1 को घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं E2 में से E1 को घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहते हैं अतः P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E है। तो P पर कुल विद्युत क्षेत्र E है, माना लिख दीजिए, माना P पर कुल विद्युत क्षेत्र E है। तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1। कैसे हुआ जी? E2 माइनस E1 काहे हुआ? प्लस काहे नहीं हुआ? प्लस इसलिए नहीं हुआ ना कि इन दोनों का दिशा अलग अलग था, एगो हिन्नी था एगो हिन्नी था। अगर दोनों एक के दिशा में होता तो दोनों जुड़ जाता, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, इसलिए घटाए, बड़े में से छोटे घटा दिए। दोनों एक दूसरे के विपरीत था, तो यहाँ से हम E2 माइनस E1 कर दिए। अब हम यहाँ से E2 और E1 का मान रखते हैं। E बराबर E2 का मान रखिए 1/4πε0 K और Q/r-L का होल स्क्वायर। इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बड़ी तेज समझ में नहीं आता है, बड़ी तेज भुलाता है। इस फिजिक्स से कहता है तुम हम पे ध्यान नहीं दोगे, इधर उधर ध्यान दोगे, तो हम पे ध्यान देना पड़ेगा। ये उसके तरह भाव खाने वाला है। फिजिक्स जो है जैसे गुस्साने वाला ये भी है, जैसे आपकी वाली गुस्सा जाती होगी वैसे ये भी है। तो सेम वैसे आप समझिए, थोड़ा सा मजाक चलता है, थोड़ा सा चलता है। चलिए अब ये हम E1 का मान रख रहे हैं Q/L+R का होल स्क्वायर। ये E1 का मान रख दीजिए, बस अब सॉल्व कर दीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1/4πε0 K कॉमन है और Q दोनों में कॉमन है, दोनों में यही दोनों दिख रहा है। तो हम Q का 1 से गुणा करेंगे Q ही रह जाएगा, यहाँ पे भी Q का 1 से गुणा करेंगे Q ही रह जाएगा। मतलब Q बटा में 4πε0 K इतना कॉमन है। Q का 1 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? Q/4πε0 K। Q का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे Q आ जाएगा कि नहीं? Q गुणे 1 Q बटा 4πε0 K। यहाँ पे भी Q का 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ पे Q आ जाएगा। अगर किसी भी चीज़ में 1 से गुणा किया जाता है वही रह जाता है, तो Q/4πε0 K। अब इस दोनों में है इसलिए इसको कॉमन ले लिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको क्या करते हैं? अब इसको कॉमन लिए तो अब देखते हैं अब क्या बचा। 1-r-L का होल स्क्वायर और प्लस नहीं है, माइनस है दोनों के बीच में, देखिए माइनस है,
1/L प्लस आर का होल स्क्वायर। जो चिन्ह रहता है वही लगाते हैं, दोनों के बीच माइनस है, लगा दिए। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा नहीं करिए यार, पूरा सॉल्व कीजिए ना। थोड़ा सा सॉल्व करने में क्या होगा? ई बराबर Q/4πε0K। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। छुटका बच्चा जब थे हम ना तो सीखे थे एलसीएम लेना। एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कैसे आता है। हम फार्मूला पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे जब छोटे थे, 6 महीना के थे कि 8 महीना के थे तो सीखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 साल 8 साल यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। यही फार्मूला हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, आर माइनस एल और आर प्लस एल तो दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है, लेकिन उसका भी स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इधर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। जब इधर दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे तो बराबर करने के लिए इधर भी स्क्वायर एगो चढ़ा देते हैं, एगो स्क्वायर लगा देते हैं, खत्म। ऐसा फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम एक बार पहले इसको लिखते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर और गुणे एल प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक, देखो स्क्वायर लगाने का फार्मूला थोड़ा यूनिक है, लग गया है। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद अंश में वही लिखते हैं जो हर से भाग देकर एलसीएम जो आता है उससे गुणा कर देते हैं। अंश में हर से एलसीएम में भाग देते हैं, जितना आता है उससे अंश में गुणा कर देते हैं। इससे भाग देंगे, आर माइनस एल के होल स्क्वायर से इस एलसीएम में भाग देंगे। तो आर माइनस एल के होल स्क्वायर से जब आर माइनस एल का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इस आर प्लस एल के होल स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे, यही रह जाएगा एल प्लस आर का होल स्क्वायर। बचा कि नहीं? फिर बीच में क्या है, माइनस है। बीच में क्या है जी, माइनस है। अब आगे, अब इस हर से इस एलसीएम में भाग देंगे तो ये क्या है, एल प्लस आर का होल स्क्वायर है। अब इस एल प्लस आर के होल स्क्वायर से एल प्लस आर का होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एल आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और आर माइनस एल के होल स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे, वही बच जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा समझने वाला कुछ भी इसमें नहीं है। चलिए इस फार्मूले को थोड़ा सा हम मिटाते हैं, याद रखिएगा बस। ठीक, चलिए अब इस फार्मूले पे इसको रख देते हैं जो फार्मूला लिखे थे। यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा नहीं शायद, इसलिए हम लिख रहे हैं ऊपर Q/4πε0K। उसके बाद क्या है, एल प्लस आर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बचपन में पढ़े थे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे ए और बी की जगह पे आर और एल है। ठीक, उसके बाद माइनस है बीच में। अब माइनस है तो देखिए माइनस से माइनस में गुणा होता है, आर स्क्वायर और फिर प्लस लग जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, उसके बाद रुकिए माइनस माइनस कितना हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ से क्या हो जाता है, आर प्लस, पहले इसको कोष्टक में ही लिखिए नहीं तो आप भी कंफ्यूज होंगे, हम भी कंफ्यूज होंगे। वैसे तो हम लिख देते कैसे भी, कोष्टक बना करके ही इसको अंदर ही लिखिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक, फिर बट्टा लगाएंगे, बट्टे में इसको इस फार्मूले पे रख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही लिखे थे ना। तो इसी फार्मूले पे इसको ए स्क्वायर, और ये इस फार्मूले पे स्क्वायर नहीं रहता है, हम अपने मन से लगाए हैं इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ा। अब यहाँ से आर माइनस एल और आर प्लस एल का स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ई बराबर Q/4πε0K, एल का स्क्वायर
प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2RL, और अब माइनस से सब में गुणा कीजिए, माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL, और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में मर जाएंगे सब, दोनों एक दूसरे से मर जाएंगे सब। अब आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये भी मर जाएंगे सब, बचेगा क्या प्लस 2RL प्लस 2RL। अब इनको जोड़ दीजिए प्लस 4RL हो जाएगा। ई बराबर Q प्लस Q गुणे 4RL, Q गुणे ये तो गुणे में ही है ना पूरा, तो Q गुणे 4RL और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको अलग ही अभी रखिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 L एप्सिलॉन 0 के, और 4 पाई RL कहाँ से है 2RL और 2RL 4RL, और यहाँ से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको हल्का सा, क्या सॉल्व करेंगे, E बराबर 4RL को हम लिख सकते हैं एक चीज़ Q गुणे 2 को इसके साथ लिखिए, 2 को R के साथ लिखिए, 2 को गुणा करके 2L और गुणे 2R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2L गुणे 2R लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और RL का गुणा RL तो 4RL बन जाएगा कि नहीं, ऐसे लिखे हैं, बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दिख रहा है आपको P बराबर क्या होता है Q गुणे 2L, दिख रहा है कि नहीं, तो E बराबर लिख सकते हैं P और गुणे 2R बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और बटा में और कुछ भी है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो L है ये L अति सूक्ष्म होता है, कैसे, R के सापेक्ष बहुत छोटा होता है। R जो है इस विद्युत द्विध्रुव से थोड़े दूरी पे बिंदु लिए हैं, P बिंदु जो है थोड़े दूरी पे लिए, तो ये R से बहुत छोटा होता है। क्यों, हम बताए हैं कि विद्युत द्विध्रुव कब बनता है, जब दो समान आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे होते हैं। अत्यल्प का मतलब बहुत कम दूरी पे, बहुत सटा के रखे होते हैं, सटा के नहीं मतलब थोड़ा सा लग रहा है, बहुत कम दूरी पे रखे हुए होंगे सब दो आवेश, तब तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम, तो इसका मतलब 2L भी बहुत कम, और 2L भी बहुत कम तो उससे छोटा L, उससे छोटा L, 2L का 1/2 है L, मतलब इससे भी छोटा होगा L। और जब किसी बहुत ही छोटे से संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो वो और भी छोटा हो जाता है। जब किसी बहुत छोटे से संख्या का स्क्वायर किया जाता है, एक से छोटे जब संख्या होते हैं तो उनका स्क्वायर किया जाता है तो और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे L तो बहुत छोटा है, एक से भी छोटा है, तो जब इसका स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो लगभग 0 हो जाएगा, 0 है नहीं, लगभग 0 हो जाएगा। बहुत कम दूरी है इसलिए ये 1 से भी कम होता है दूरी, तो इसलिए ये बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटा हो जाएगा तो ये लगभग 0 हो जाएगा, तो इसको हम लगभग 0 कर लेते हैं। E बराबर R, देखिए L जो है वेरी लेस देन R है, इसलिए L बराबर L अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, L स्क्वायर इज वेरी लेस देन, वेरी खुद नाम लगा दीजिए लेस देन, ठीक। उसके बाद यहाँ से लिख देंगे E बराबर P गुणे 2R बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब L के जगह पे 0 रखेंगे तो R स्क्वायर माइनस 0 कुछ भी नहीं बचेगा, R स्क्वायर, और इसका पहले से स्क्वायर है। E बराबर, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, P गुणे 2R बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और R का स्क्वायर क्या बच जाएगा, R का पावर 4। यहाँ पे R का पावर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे R का पावर 4 है, R का पावर 1 से R का पावर 4 ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा, R का पावर 3, एक पावर घट जाता है। यहाँ से हमारा E बराबर आ गया आपका, हमारा नहीं आपका, चलिए आप ही का, 2P, 2 को आगे ला दीजिए, 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और RQ गुणे RQ। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और 2p/r³। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको और छोटा करना है तो 1/4πε0 को k मान लीजिए और ε0 k को k मान लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, 1/4πε0 k को k मान सकते हैं। पूरा ये मान लीजिए स्मॉल k है, ये कैपिटल k है कि नहीं। अब e बराबर k इंटू 2p/r³, k इंटू 2p/r³, ये हमारा फार्मूला आ जाता है अच्छी स्थिति के लिए। तो आशा है कि आपको अच्छी स्थिति का फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम निरक्षीय स्थिति का फार्मूला निकालते हैं। अब उसको थोड़ा जल्दी जल्दी निकालेंगे, ऐसे उसका भी सॉल्यूशन है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ही लीजिएगा, काहे से कि हमारे साथ लिखेंगे तो या तो आप समझ नहीं पाएंगे या तो लिख नहीं पाएंगे, कुछ एक नहीं हो पाएगा। तो हमारे साथ लिखने का इसको कोशिश मत कीजिएगा, इस जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आगे आप लिख लीजिएगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मान लीजिए +q आवेश है, ये मान लीजिए -q आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। ये इसका सेंटर पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव का। इस सेंटर पॉइंट के लंबवत कोई बिंदु होगा यहाँ पे, सेंटर पॉइंट के लंबवत कोई बिंदु होगा यहाँ पे P, और इसी P बिंदु पे हमको निकालना आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब विद्युत द्विध्रुव के लंबवत, जब विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत कोई बिंदु होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये निरक्षीय स्थिति में है। ये O पॉइंट हम मान लेते हैं, बीच का पॉइंट। ठीक, अब हमको निकालना क्या है? इसके कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये मालूम करने के लिए हमको दूरी चाहिए। हम क्या करते हैं, दूरी पहले देखते हैं क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हमको चाहिए होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि E1 क्या होगा और E2 क्या होगा। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की तरफ, यानी E1 जो होगा प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 उधर होगा, और E2 प्लस माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ये किधर होगा, आवेश की तरफ होगा, इस तरफ होगा E2। क्या होगा जी? E2। चलिए ये E1 और E2 हो गया। अब यहाँ से ये कितना है? ये है आपका थीटा, मान लीजिए। क्या है? थीटा है। वैसे तो ये 60 डिग्री हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ये दोनों कोण बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा बनता है, लेकिन कभी कभार हम समबाहु भी बना देते हैं गलती से, तो ऐसे मतलब वो रेयर केस होता है। यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कैसे कि ये तो पॉइंट कहीं भी रहेगा, बीच में रहेगा, बीच में ही तो रहेगा, बीच से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होगी। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, इसके लिए थीटा दोनों बराबर हो जाएगा। ये थीटा नहीं बराबर होगा, बस ये और ये। अब हम क्या करते हैं, अब हम E1 और E2 को निकालते हैं। पहले देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा 2 नहीं हो सकती, और ये दोनों वेक्टर है, तो इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं बाबू। रिजल्टेंट निकालने के लिए इस E1 का रिजल्टेंट निकालते हैं। E1 का ये कितना होगा? थीटा होगा। ये दो समांतर रेखाएं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो इधर E cos थीटा हो जाएगा, E1 cos थीटा। देखिए ये जो है E1 cos थीटा किधर है? 36 दिशा में घटक है, घटक निकाल रहे हैं E1 का। E2 का ऊपर घटक निकालेंगे, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। घटक कैसे निकालते हैं? तो एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। जो थीटा के साथ होता है कॉस के साथ आता है, जो थीटा के विपरीत दिशा में होता है साइन के साथ आता है। ऐसे यहाँ पे एक नीचे घटक होगा जो ऊर्ध्वाधर हो गया, और एक क्षैतिज घटक होगा जो E1 cos थीटा की तरफ होगा। तो देखिए ये जो एंगल है ये कैसा होगा? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये भी समांतर रेखा वाला प्रमेय है, आप पढ़े होंगे क्लास 9th 10th में, यार बहुत अच्छे से 8 में भी पढ़े होंगे। तो ये और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। अभी इन दोनों का नाम हम भूल गए, हम भी
एकांतर कोण है कि अंतर कोण है, ये भी बोले हैं तो ये भी कंफर्म नहीं है, आप जाके देखिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये E2 cos थीटा भी इधर ही होगा, E2 cos थीटा, थीटा के साथ जो होता है उसको cos लिखते हैं, E2 cos थीटा, ये 36 घटक है। और E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब देखिए, अब यहाँ से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कहाँ से कि दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तभी तो इस समद्विबाहु त्रिभुज बना है जी। है एकदम बिंदु जो P होता है बीच में होता है। इन निरक्षीय स्थिति के लिए शर्त होता है कि जो बिंदु होगा वो विद्युत द्विध्रुव के बीच में होगा, तो बीच में है तो इसीलिए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है। अब समद्विबाहु बना है तो इसलिए ये दोनों भुजाएं कैसे होंगी, बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो ये जो दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आवेशों का मान भी बराबर है और दोनों भुजाएं भी बराबर है, यानी दूरी भी बराबर है दोनों का। तो इन्हीं दोनों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड करती है, दोनों बराबर है, इसलिए E1 E2 भी बराबर होगा। इसलिए इस बिंदु पे E1 बराबर E2 होगा, E1 बराबर E2 होगा। और क्या होगा, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा भी बराबर होगा। लेकिन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब कोई 10 न्यूटन के फोर्स से हमको नहीं खींच रहा है, कोई 10 न्यूटन के फोर्स से नहीं खींच रहा है, हम यहीं पर रह जाएंगे। कहाँ से कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक दिशा में, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएगा। तो इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इस P बिंदु पर। चलिए निकालते हैं इसी दिशा में कैसे होगी। अब हम यहाँ से लेते हैं एक चीज़, हमको ये दूरी मालूम करना होगा, दोनों बराबर ही होगा। हम एक दूरी निकाल लेते हैं, पढ़े हैं साइन थीटा नहीं लगाइए, cos थीटा लगाइए। ये जो है ये दूरी L है, ये दूरी L है, आधा दूरी कैसे होता है, L होता है। हम cos थीटा लगाते हैं, कैसे कि हमको बेस मालूम है। cos थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम H हाइपोटेनस मान लेते हैं। हाइपोटेनस मतलब कोण। ये 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है, इसमें अगर एक त्रिभुज में लगाएंगे cos थीटा तो क्या बनेगा, बेस अपन हाइट। cos थीटा बराबर बेस अपन हाइट, बेस कितना है L है, और बटा हाइट कितना है, हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो cos थीटा बराबर L बाई H। अब यहाँ से हमको H निकालना था, यहाँ से हमको क्या निकालना था, H निकालना था, बेस बाई हाइट, ठीक है। H हमको निकालना था, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से हम H निकालते हैं तो ये हो जाएगा H cos थीटा बराबर L बाई L और बाई 1 हो जाएगा, मतलब H यहाँ चला आया। H बराबर कितना हो जाएगा, L बाई cos थीटा, L बाई cos थीटा। H यानी हाइपोटेनस, ये दूरी कितनी हो गई, L बाई cos थीटा। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, रुकिए। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको H नहीं मानते, इसको हम R मान लेते हैं। थोड़ा सा ये जो विद्युत द्विध्रुव से केंद्र तक की दूरी, जो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से और P तक की दूरी है, इसको हम R मानते हैं, ये R है। यहाँ से P से और O तक की दूरी कितना है, PO बराबर हम लिख देते हैं R, स्मॉल r है। ये हमको पता है R और L, तो ये हाइपोटेनस जो होगा वो कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वही होगा। और इधर वाला भी यही होगा, कहाँ है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय दोनों वाले त्रिभुज में लगाएंगे R प्लस L, हम इसको R माने हैं और इसको L माने हैं, तो R और L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा रूट में। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहता है ना। तो यही हम किए हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बराबर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस का प्रमेय। इसी प्रमेय से हम लगाए हैं, आप देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय।
अगर याद नहीं है तो। ठीक, अब सब कुछ यहाँ पे बताएंगे तो कहाँ कंप्लीट हो पाएगा। चलिए अब हम पहले निकालते हैं E1 और E2, फिर cos थीटा निकाल करके जोड़ देंगे। चलिए E1 E2 निकालते हैं। E1 कितना होगा और E2 कितना होगा। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। E2 कितना हो जाएगा, E2 भी उतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R² प्लस L² रूट में और इसका होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अतः जो पूरा E होगा, P पर कुल विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे आप हिंदी लिखते रहिएगा। अतः P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 प्लस E2। काहे E1 प्लस E2, काहे से कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक के दिशा में, वहाँ पे क्या था, दोनों दो दिशा में था तो घट जा रहा था। दो लोग हम पे बल लगाएंगे दूसरे दिशा में तो क्या होगा, हम धीरे धीरे चलेंगे। काहे से कि दोनों लोग बल लगा रहे हैं तो एक मान लीजिए 15 एक 10 वाला इस 15 में से 10 को घटा दे रहा है, 5 न्यूटन से हम इधर जाएंगे। लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में बल लगाते, एक 15 न्यूटन का लगाता एक 10 न्यूटन का, तो 15 10 25 न्यूटन से हम इधर जाते। वैसे यहाँ पे हो रहा है, दोनों एक ही दिशा में है, E1 और E2। तो हम क्या करते हैं, E1 और E2, हमको तो E निकालना है ना, E। अब ये जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा पॉइंट P पर, ये E1 और E2 के बराबर नहीं होगा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ना उधर है, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगा जी। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, समझ में आया। ये साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, E बराबर निकाल देते हैं। E बराबर, ये हम cos थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, cos थीटा को बाहर कॉमन कर लेते हैं, E1 प्लस E2 और लास्ट में लिख देते हैं cos थीटा। cos थीटा दोनों में था, कॉमन कर लिए। अब मान रख दीजिए E1 और E2 का। E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिख दीजिएगा दोनों में, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। Q बाई रूट में R² प्लस L²। फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई रूट में R² प्लस L²। इन दोनों का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम भूल रहे हैं, फिर गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, हम भूल जा रहे हैं। तो cos थीटा, ठीक, कॉमन लिए है। ये हम E1 और E2 का मान रख दिए यहाँ पे, और cos थीटा पहले से ही था। इसको सॉल्व कर देते हैं हल्का सा। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों इसमें कॉमन ही है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे इस 1/4 पाई के को हम के ही मान लेते हैं, 2 के। यहाँ से हम 2 के Q बाई रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। काहे, कैसे कि दोनों बराबर है। मान लीजिए कि A प्लस A कितना होगा, A प्लस A बराबर 2A, तो यहाँ पे भी ये कितना है, जितना ये उतना ही ये भी है, तो ये 2 से गुणा कर देंगे तो वही हो जाएगा, जैसे 2 से A में गुणा हो गया, वही हुआ यहाँ पे। 1/4 पाई को हम 1/4 पाई को हम क्या माने हैं, के माने, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको हम के मान लिए। समझ में आया, ऐसे छोटा लिखने के लिए, नहीं तो हमको ज़्यादा लिखना पड़ता। और cos थीटा पहले से ही है। अब cos थीटा का मान हम निकालते हैं, cos थीटा का अब मान निकालते हैं। हम पहले निकाल रहे थे, यही गलती कर रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, L है, और बटा कर्ण कितना है, रूट में L² प्लस R², यही है ना। तो ये हम cos थीटा की जगह पे लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। E बराबर हो जाएगा 2KQ बाई रूट में R² प्लस L², अभी पीछे का ही उतार रहे हैं, का होल स्क्वायर, और गुणे cos थीटा है। देखिए ये सब लिख दिए। अब cos थीटा है, cos थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L बाई रूट में L² प्लस R², cos थीटा इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे L बाई रूट में L² प्लस R²। ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम यहाँ से
ये अगर इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर 2 है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ई बराबर लिख सकते हैं, ई बराबर के और गुणे क्यू गुणे, अब 2 को एल के साथ लिखते हैं 2l, और बटा में इसका पावर 2 इसका पावर 1 मिलकर के 3, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3। अब ये जो है p बराबर q इंटू 2l है, ये q इंटू 2l, इसके जगह पे p लिख देते हैं, e बराबर k और p बाई रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल क्यू। अब यहाँ पे भी l जो है वेरी वेरी वेरी, एल स्क्वायर जो वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर है, वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर है, इसलिए एल स्क्वायर को हम नेग्लेजिबल कर सकते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, मार्कर नहीं चल रहा है थोड़ा सा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ई बराबर के पी और बाई आर स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा आर स्क्वायर का रूट और इसका क्यू, ठीक, इसका क्यू। अब क्या होता है, जब स्क्वायर रहता है तो ये r बाहर आ जाएगा, r जो है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब e बराबर के बराबर क्या लिख रहे हैं जी, कंफ्यूजन होने लगा, ज़्यादा देर पढ़ा लिए, के पी बाई r बाहर निकल जाएगा। जब कोई भी चीज़ स्क्वायर होता है और रूट में होता है तो एक पावर हटा दिया जाता है, 2 हटा दिया जाता है, मतलब स्क्वायर हटा दिया जाता है और उसको बाहर कर दिया जाता है, यही की है, r हो गया। और पहले से पावर इस पर q है, ये पावर क्यू है, ये पावर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो रूट में से निकला, ठीक। अब इस पे पहले से पावर 3 था तो पावर 3 लग गया, तो यहाँ पे आर क्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला निकल के चला आया, ई बराबर निरक्षीय स्थिति के लिए ई बराबर के पी अपन आर क्यू। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट है कि कहने बात का नहीं, ये ज़रूर पूछेगा आपसे, पक्का पूछेगा, पक्का किसी न किसी सेट में पूछ देगा आपसे। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा क्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक।